वो है रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड मैप को बनाना। स्पेशल सर्वे के अंतर्गत, स्पेशल सर्वे की जो कार्रवाई हो रही है उसके अंतर्गत आपको जो फाइनली जो आपके काम का जो आउटपुट है वो है रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड लेटेस्ट अपडेटेड मैप ऑफ द लैंड। अब सवाल ये है कि ये रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट और ये जो मैप को बनाने वाली जो बात है, तो ये मैप और रिकॉर्ड ऑफ राइट को पहले भी बनाया गया होगा। कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, वो बनाने की प्रक्रिया क्या थी, ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि उनके रेफरेंस में ही आपको नया वाला बनाना है। तो अभी आपको के द्वारा जो रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाना है उसका लीगल आधार क्या है। और ये बात आप जान लीजिए कि पूरी प्रक्रिया जब आप कर लेंगे, जब आप रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाएंगे, सुनवाई करेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे, और जो उससे आउटपुट निकल करके सामने आएगा, जो भी डिसीजंस होंगे, उन डिसीजन के आधार पर या आपके द्वारा किसी भी एक्टिविटी को जब किसी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कोर्ट के द्वारा कि आपने ये कार्रवाई किस नियम के, किस कानून के तहत और किस कानून के तहत निर्धारित नियम द्वारा आपने ये कार्रवाई की। आपको ये उस समय में आपको ये बताना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा, सरकार को ये बताना पड़ेगा, आपकी जगह जो भी रहेगा उसको बताना पड़ेगा कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया गया, ये सुनवाई की गई, किसी रैयत की जमीन से खाता खोला गया, ये कैसे, किस अधिकार के तहत हमने ये काम किया, ये नियम कहाँ से आया, ये किस कानून के तहत किया गया। आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उस काम को करने के लिए सरकार के द्वारा उस काम के संबंध में कानून बनाया जाता है। उसके बाद उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग नियमावली कहते हैं, रूल्स कहते हैं। बीटी एक्ट भी जब बना था तो उसका भी रूल्स बना था। कोई भी एक्ट बनता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल बनता है। तो अभी जो हम लोग बिहार गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट आरओआर और मैप बनाने के लिए जो डिसीजन लिया कि हमें नया आरओआर बनाना है और मैप बनाना है, तो इसके लिए बिहार सरकार ने सबसे पहले 2011 में एक्ट बनाया, उसके बाद उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाया, और एक्ट और रूल्स बनाने के बाद जब उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है तब क्या होता है कि बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ती हैं और बहुत सारे मुद्दों पर रैयत के या तो काम करने में कठिनाई होती है, काम आदमी नहीं कर पाता है, या तो फिर किसी मुद्दे पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा जो उससे प्रभावित हो रहा है, उस काम से प्रभावित हो रहा है, उसके द्वारा अगर न्यायालय में जाता है और न्यायालय को आप यह समझाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं कि हमने किस एक्ट और किस रूल के तहत हमने ये कार्रवाई की, तो वैसी स्थिति में सरकार का पक्ष कमजोर हो जाता है। तो उन कमियों को जब सरकार चिन्हित करती है तो उनको चिन्हित करते हुए उनको दूर करने के लिए क्या करती है कि टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट करती है। जैसे जब 2011 में जब एक्ट बना तो उसमें ये देखा गया कि उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो छूट गई थी वो था रेंट फिक्सेशन का काम। जब हम बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कर रहे हैं, सर्वेक्षण का मीन सर्वे कर रहे हैं, बंदोबस्त मीन्स कि रेंट फिक्सेशन कर रहे हैं हम रैयत के साथ, तो हमने रेंट फिक्सेशन तो लिख दिया, लेकिन रेंट फिक्सेशन की प्रक्रिया क्या होगी ये हमने एक्ट में नहीं लिखा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक्ट में संशोधन किया, उसका एक प्रोविजन डाला। इसी तरीके से एक रैयत को ऑब्जेक्शन फाइल करने का कोई टाइम लिमिट नहीं था 11 के ओरिजिनल एक्ट में। तो 11 जब एक्ट फाइल नहीं था तब आप किसी रैयत को किस आधार पर कहते कि साहब आप इतने दिन के बाद आप नहीं दे सकते हैं ऑब्जेक्शन। जैसे ही प्रक्रिया हमारी शुरू होती तो हम कहते कि नहीं साहब हम नहीं लेंगे, हम 10 दिन के बाद नहीं लेंगे, हम 5 दिन के बाद। तो वो अगर किसी कोर्ट में जाता तो वो ये पूछता कि साहब आप किस आधार पर इनसे नहीं ले रहे हैं, आप बताइए कि कहाँ आपने प्रोविजन किया है। तो इसलिए फिर हमने प्रोविजन किया, संशोधन में प्रोविजन किया कि नहीं 15 दिन तक आप दे सकते हैं। हमने जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे स्पेशल सर्वे के, जो भी स्टेजेस थे उनके लिए हमने टाइम लिमिट किया। जैसे सुनवाई का पीरियड आपको जैसे बताया गया है कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पहले 30 दिन, ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद 60 दिन। तो अगर हम उस पीरियड में
उस पीरियड को अगर हम निर्धारित नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक अनलिमिटेड स्कोप छोड़ते हैं रैयत के लिए, जिसके तहत वो थ्रू जुडिशियली वो हमारे ऊपर प्रेशर बना सकता है और अपने अनुकूल वो काम कर सकता है। अगर हम नहीं उसका निष्पादन करेंगे और उसके संबंध में अगर हम नहीं व्यवस्था रखेंगे तो वह रैयत उसी आधार पर हमारे पूरे पूरे प्रोसेस को इफेक्टेड करते हुए इसको अनलिमिटेड टाइम तक खींच सकता है। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि एक्ट और रूल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, एपिडेमिक एक्ट को निकाला, पुराने एपिडेमिक एक्ट को निकाला जो काफी पुराना था, लगभग 100 साल पुराना एक्ट है, 100 साल से ऊपर का पुराना एक्ट था, जिसका बीच में कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था, किसी ने उसको देखा तक नहीं था, क्योंकि वैसी कोई परिस्थिति नहीं आई थी। और उसके बाद उसमें सरकार ने ये देखा कि इसमें क्या 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 अभी के सिचुएशन के लिए क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसको हम रूल्स ऐसा बनाएं कि अभी के सिचुएशंस में हम इससे प्रोटेक्शन ले सकें। अब ब्रिटिश काल में उस समय में प्रशासन ज्यादा दमदार होता था, ज्यादा प्रभावशाली होता था, तो उस समय जरूरत नहीं थी। लेकिन आज की डेट में प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे चीजों के लिए जरूरत पड़ी कि नहीं, उस एक्ट के रिगार्डिंग हमने रूल्स बनाया, सरकार ने रूल्स बनाया और उन रूल्स के हिसाब से लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करने शुरू की। और जब कार्रवाई की जाएगी, जब जुडिशियली मैटर, वो जुडिशियल मैटर होगा, जब किसी के खिलाफ केस हो रहा है तो वो ये होगा कि किस एक्ट, किस नियम के तहत आपने ये बनाया है और उसके तहत क्या किया जाना है। कोई भी जुडिशरी केवल ये देखती है कि आपने जो नियम कानून बनाया, विधायिका ने जो नियम कानून बनाया, उसका आपने अनुपालन किया कि नहीं किया, सही ढंग से किया कि नहीं किया। अगर विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून पर प्रश्न चिन्ह उठता है, अगर उस संबंध में कोई केस किया जाता है कि नहीं साहब ये कानून ही गलत है, तो उसके बारे में जुडिशरी अलग से सुनवाई करती है, उस पर उसको पक्षों को सुन करके जवाब प्राप्त करके और तब एक नई नई गाइडलाइन इशू करती है, या तो उसको निरस्त करती है या तो उसको वे संशोधन का सरकार को निर्देश देती है या कहती है कि नए कानून बनाइए, तो उस संबंध में वो करती है। तो अभी के समय में हम लोग को ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हम आप जिस काम के लिए आ रहे हैं उसमें करना आपको क्या है। इसके पहले जो हुआ वो कब हुआ, इसके पहले जो हुआ तो सबसे पहले जो सर्वे हुआ, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बने, वो बने कैडेस्ट्रल सर्वे में। कैडेस्ट्रल सर्वे के पहले भी सर्वे हुआ था जिसके बारे में आप लोग को उतना नहीं बताया गया है। एक साकवर्थ सर्वे कर करके हुआ था जो कि 1885 के पहले हुआ था, 1870 के आसपास करना शुरू हुआ था। लेकिन उसमें चूंकि उस सर्वे में प्लॉटिंग करके प्लॉट वाइज ओनरशिप को डिसाइड नहीं किया गया, प्लॉट वाइज नक्शा नहीं बनाया गया, केवल विलेज की बाउंड्री बनाई गई और एक परिसीमन एक निर्धारण किया गया, एक बाउंड्री निर्धारित की गई, गांवों की बाउंड्री निर्धारित की गई। और बाद में उसी को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल सर्वे में जब पूरा उसको एक लीगल बेसिस मिल गया 1885 के बीटी एक्ट के तहत, जब जिस तरीके से आज हम लोगों का 2011 का एक्ट है, उसी तरीके से जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ तो उसका पूरा लीगल बेसिस था 1885 का एक्ट। उस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हुए थे 101 से लेकर के 115 ए तक में, उसमें क्या था कि कैसे सर्वे किया जाएगा, किसके द्वारा आरओआर बनाया जाएगा, किसके द्वारा सुनवाई की जाएगी, कैसे पब्लिकेशन होगा, उसका क्या बेसिस होगा, कब तक उसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकेगा, कितने दिनों तक किया जा सकेगा, ये सारी बातें, किस तरीके से रेंट फिक्सेशन किया जाएगा। तो ये सारी बातें उस समय में थी। और एक बात आप लोग को जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज आया है वो ये कि कैडेस्ट्रल सर्वे और इवन की रिविजनल सर्वे तक सर्वे करने का, खतियान बनाने का और प्लॉट सर्वे करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य जो सरकार का होता था वो होता था रेंट कलेक्शन। रेंट कलेक्शन जो होता था वो सरकार का एक रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता था और रेंट कलेक्शन पर जोर दिया जाता था और रेंट कलेक्शन के थ्रू रेंट कलेक्शन करना अनिवार्य माना जाता था। और ये कोशिश की जाती थी कि जितने भी जो भी एग्रीकल्चर इनपुट हैं, जो भी खेती काश्तकार हमारे यहाँ रैयत हैं, वो जो भी प्रोड्यूस करें उसके अगेंस्ट में हम उनसे रेंट का लैंड प्रॉपरली तरीके से रेंट हम लेते रहें। आज की परिस्थिति में क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। आज के डेट में क्या हो गया, रेंट इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, लैंड इंपॉर्टेंट हो गई।
लैंड का कॉस्ट जो है, आपको सबको मालूम है कि लैंड का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, और सरकार के रेवेन्यू के सोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है सो मेनी जनरेट हो गए, बहुत सारे जनरेट हो गए, जिनके थ्रू सरकार को रेवेन्यू आने लगी और बड़ी मात्रा में आने लगी। और पूरा जो आपका स्टेट है वो एक लोक कल्याणकारी और एक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्टेब्लिश करते करते में वेलफेयर स्टेट के सिद्धांतों के पालन करने के क्रम में रैयतों को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर के चूंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा और उसके एग्रीकल्चर की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कभी भी एग्रीकल्चर लैंड के रेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर कभी भी जोर नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 एकड़ आप खेती करते हैं तो आप हमको 1 एकड़ का जो है 1,000 रुपया रेंट दीजिए या 10,000 रेंट दीजिए। आपको 20,000 10,000 रुपया का अगर धान पैदा करते हैं, आप हमको 1,000 दीजिए। चूंकि इसमें नेचुरल डिजास्टर जुटा हुआ था, इसमें बहुत सारी चीजें जुटी हुई थी, इसमें बहुत सारा सो मेनी फैक्टर्स थे, और ये प्रूफ है कि आज तक भी जो भी एग्रीकल्चर के लिए वो इनपुट ही दिया जा रहा है, उससे लेने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि हम अधिक से अधिक टैक्सेशन के थ्रू उसको हम वो कर सकें। क्योंकि हम रेवेन्यू के जनरेट करने के लिए और बहुत सारे सोर्सों का हमने जनरेट किया, न कि हमने एग्रीकल्चर पर ज्यादा जोर दिया। तो आज की डेट में क्या हुआ है कि रेंट सेकेंडरी फैक्टर हो गया है, लैंड प्राइमरी फैक्टर हो गया है। तो आज की जो सर्वे का जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग लैंड के लिए मारामारी कर रहे हैं, रेंट के लिए कोई मारामारी नहीं कर रहा है। कोई आदमी ये नहीं कहने को तैयार है कि साहब आप हमारी जमीन ले लीजिए, एक डिसमिल है, हमारा रेंट जो है माफ कर दीजिए तो हम जमीन दे देंगे। ऐसा कोई नहीं कहेगा। हर आदमी रेंट देने को तैयार है, हर आदमी अपनी जमीन बचाने के लिए। चूंकि रेंट का देना का सबसे बड़ा पर्पज यही है कि ऑथेंटिकेशन ऑफ द लैंड, उसकी लीगल सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए सरकार के नजर में आपकी के कागजात सही हैं, आपकी जमीन सही है, और उस जमीन को हम परचेज करने में, हमको सेल करने में सुविधा हो, परचेज करने में उसकी एक लीगल सैंक्टिटी बनी रहे। इसके लिए लोग रेंट अपने मन से देना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को बहुत ज्यादा अथक प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही कारण है कि अभी के सर्वे में, जो पिछले सर्वे में नहीं था कि गवर्नमेंट लैंड का रेंट नहीं लगता था, आवासीय भूमि का रेंट नहीं लगता था, बेलगान रखा जाता था, उन सबको रेंट में लाया गया। उस सबको किसी भी तरह की जमीन हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो आवासीय हो, चाहे वो कृषि की हो, सबसे हम रेंट लेंगे। और इस रेंट में गवर्नमेंट लैंड यही है कि जैसा नेचर होगा वैसा रेंट लेंगे। अगर वो कृषि की भूमि है तो रेंट उसका अलग होगा, 75 पैसे होगा, 1 रुपया है। अगर बासमती की भूमि है तो स्वाभाविक है कि जो आवासीय भूमि होती है, जिस पर मकान बनाया, उसकी कीमत ज्यादा होती है, उसका थोड़ा सा अधिक लेंगे। चूंकि उसका लैंड का छोटा होता है। हाँ राजकमल जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए राजकमल जी, क्या बोलना? नहीं बोल रहे हैं सर, बोलिए सर, क्लास स्टार्ट कीजिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, उनमें हाँ, मैं आधे घंटे के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूंगा। आप लोग जो है उस समय में जो भी क्वेश्चन होगा करेंगे। तो ये बात आप जान लीजिए कि अभी के सर्वे में जो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, वो जान लीजिए कि हर आदमी अपने लैंड के प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई करेगा। हर आदमी अपने लैंड की सुरक्षा के लिए जो है आपसे चाहेगा कि उसके नाम पर वो हो, उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट बने। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये तो आपने समझा कि करना क्या है, पहले क्या किया गया। मैप बनाने का जो टेक्निक, ये तो आरओआर बनाने की बात हुई, मैप बनाने की जो टेक्निक थी वो पिछले सर्वे की और इस सर्वे की बिल्कुल डिफर थी। पिछले सर्वे में मैप बना, उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, और अमीन के द्वारा और पूरे सर्वे की टीम के द्वारा, जिसमें बहुत सारे लोग होते थे, गांव में जाकर के कैंप करते थे, और कैंप कर करके जरीब टेप फीता की मदद से एक एक प्लॉट को नापते थे, और नाप करके के उसका मैप बनाते थे। उसको बनाने में उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते थे, जिसको मुरब्बा कहा जाता था। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स की उसमें लाइन देते थे, जिसको हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी में पढ़ी थी, बहुत सारी लाइन, तुखा लाइन और चाटा और ये सब जितनी भी लाइन्स थी, वो लाइन के आधार पर वो मैप तैयार करते थे। और मैप तैयार करने के बाद भी
कितना भी सही तरीके से करते थे, लेकिन अब आप वो उसमें कुछ ना कुछ एरर रहता था, लेकिन उस समय में उस एरर को एडजस्ट करने का प्रोविजन भी किया हुआ था। और उस एरर को मान लिया कि पूरा किसी पर्टिकुलर गांव का कोई पूरा का पूरा मैप किसी के द्वारा बना दिया गया, उसके बाद भी जो है एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का बच गया, उसके पास 20 डिसमिल जमीन, एक लंबा टुकड़ा जमीन का बच गया जो कि जिसका नहीं बन पाया, या कागज जमीन पर वास्तव में जमीन नहीं है लेकिन कागज पर जगह बच गई। जब आप मैप बनाने लगे तो आप जब नाप कर करके जब पूरे मैप को अपने कागज पर उतारा तो मालूम पड़ा कि एक कोना खाली रह गया, बाउंड्री के अंदर जो है एक कोना कहीं खाली रह गया। तो आपने क्या किया कि उस कोने को एडजस्ट किया, सब में थोड़ा 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 एडजस्ट किया। तो थोड़ा थोड़ा जब एडजस्ट किया तो आपको ये पता नहीं चला कि किसमें, क्योंकि वो बहुत सारे प्लॉट में बट गया वो एरर, तो वो एरर बटने के बाद उसका जो है सब में एरर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। तो वास्तव में वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसको एडजस्ट करने के लिए कार्रवाई की गई। तो ये सारी कार्रवाइयां, या मान लिया कि बीच में कोई ऐसा कागज पर प्लॉट बना जो आपको जमीन पर नजर नहीं आ रही है, तो कहीं कहीं आप देखिएगा कहीं कहीं ऐसा भी है कि 1 डिसमिल का है, एक नंबर दिया हुआ है प्लॉट का, 1 डिसमिल का प्लॉट है, वो नंबर कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि वो नंबर फॉल्स है, वो वास्तव में जमीन कहीं है ही नहीं है। वो करेक्शन के लिए वो एक प्लॉट दिया हुआ था, 1 डिसमिल का एक प्लॉट बना दिया गया, कोई एक नंबर दे दिया गया, वो वास्तव में एक प्लॉट का एरर करेक्शन था। ये सारी बातें अभी के सर्वे में ये सारी बातें खत्म हो रही हैं, क्योंकि अब जो है हमारा कंप्यूटर एरर नहीं लेगा, और कंप्यूटर पर वही फोटो आ रही है जो हमारे ऑर्थो फोटोग्राफ कैमरा के थ्रू, ऑर्थो फोटोग्राफ के थ्रू जो जमीन का फोटोग्राफ लिया गया है। तो इस तरह की जितने भी एरर्स हैं वो सब एरर जो है दूर करते हुए जो वास्तविक फोटो है उसको लेते हुए मैप को बनाया जाना है। और इस मैप को बनाने में जब आप इसको लेकर के ग्राउंड पर जाएंगे और उसका जब मिलान करेंगे, तब आपको एरर जो पिछली बार जो बनाया गया उसका जो एरर, अभी की एक्यूरेसी, यही दोनों के मिलने से आपको जो डिफरेंस पैदा होगा उसको आपको ठीक करना है। और ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि बार बार जो पिछले मैप का जो रेफरेंस दिया जाता है, तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि पिछला वाला मैप को क्यों हम देखेंगे, जब हम नया वाला बना रहे हैं, नया के हिसाब से फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो पिछला वाला देखना इसलिए जरूरी कि आप किसी गांव का निर्माण करने नहीं जा रहे हैं। कहीं भी एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया को का फोटो लेकर के एक बाउंड्री बना करके या उसके अंदर प्लॉटिंग करके एक पर्टिकुलर विलेज को बनाना है। हर विलेज आपको डिफाइन करके दिया हुआ है पिछले सर्वे का। पिछले सर्वे से जो विलेज डिफाइन किए गए उन्हीं विलेज का मैप एजेंसी को दिया गया और उसी आधार पर उसने मैप बना करके हमको दिया है। तो हमको चूंकि विलेज को डिफाइन नहीं करना है, विलेज क्रिएट नहीं करना है, एबॉलिश नहीं करना है, तो उस स्थिति में हम हमारे द्वारा जो है पिछले का रेफरेंस लिया जाना जरूरी है। हूबहू हमको कभी नहीं मिलेगा। जो स्थिति ज्योग्राफिकली कंडीशन 50 साल या 100 साल पहले थी वो आज के डेट में नहीं मिलेगी। इसलिए हमको प्रेजेंट की सिचुएशन के उसको करेक्शन करते हुए उस मैप को ठीक कर देना है। और इसमें अगर पिछले वाले मैप में के टोटल एरिया में और अभी के मैप के टोटल एरिया में आपको 5% तक का अंतर आता है, मान लिया कि पिछले बार के हिसाब से 100 एकड़ जमीन थी किसी पर्टिकुलर ग्राम में और आज के डेट में 102 आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आप सही हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पारिश करेंगे और उसको आरओआर में रजिस्टर करते हुए, चूंकि वो 5% तक का आपको पावर दिया हुआ है कि आप, लेकिन अगर 5% से अधिक आता है तब आपके द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा चार्ज अफसर के थ्रू बंदोबस्त सेटलमेंट अफसर को, सेटलमेंट अफसर उसकी जांच करवाएंगे और उसके बाद जो उसके नेबर्स जो गांव होंगे उनके साथ उसका मिलान किया जाएगा और मिलान करने के बाद जब देखा जाएगा कि हाँ वास्तव में ये 5% से ज्यादा का अंतर क्यों है, तब उस पर सेटलमेंट अफसर का जो ऑर्डर होगा उसके हिसाब से ये काम किया जाएगा। ये अच्छी तरह जान लीजिए कि सर्वे में पहले भी और अभी भी सारे पावर जो है वो सेटलमेंट अफसर में निहित होते हैं। अनुपालन की जो भी कार्रवाई की जानी है वो सेटलमेंट अफसर के द्वारा ही की जानी है। निदेशालय स्तर पर किसी तरह का कोई अनुपालन नहीं किया जाना है। निदेशालय स्तर से या राज्य सरकार के स्तर से केवल गाइडलाइन बनानी है, डायरेक्शन दिया जाना है
नियम कानून राज्य सरकार को बनाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करना है और मॉनिटरिंग का काम करना है। आपका जो आउटपुट प्राप्त होगा उससे, उस आउटपुट से राज्य सरकार को अवगत कराना है। ये सारी कार्रवाई की जानी है। लेकिन ओवरऑल अथॉरिटी आपका, ये आप नहीं कह सकते हैं कि साहब बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा गलत डिसीजन दिया गया, इस डिसीजन के अगेंस्ट में हम जो है डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड से हम कि हाँ अपील करेंगे या उनसे पूछेंगे कि हाँ ये गलत किया गया तो इनको आप सही कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हो, इसके बाद किसी का पावर नहीं है। उसको फाइनल ROR बनाने का पावर दिया गया है। तो ये आप समझ गए कि क्या करना है, पहले क्या किया गया, अभी क्या किया गया। अब दूसरी चीज पर हम लोग आते हैं कि हम लोग का जो स्पेशल सर्वे का जो प्रोसेस फ्लो है, इसके जो डिफरेंट स्टेजेज हैं वो क्या हैं, डिफरेंट स्टेजेज में क्या क्या काम करना है, उनको मोटे तौर पर दिमाग में रखना जरूरी है। और उस डिफरेंट स्टेजेज में जितने भी लोग हैं उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसमें आप कहाँ पर हैं, आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिफरेंट स्टेजेज में आप जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उनको ये नहीं समझ पाएंगे कि उस स्टेज में करना क्या है और किस तरह से काम करना है। तो सबसे जो स्पेशल सर्वे में जो स्टेजेज हैं उसमें सबसे पहले एक होता है कि प्री सर्वे एक्टिविटी, जिसको कहते हैं हम लोग किश्तवाड़ और खानापुर के पूरी के पूर्व की एक्टिविटी। खानापुरी, किश्तवाड़ और खानापुरी के पहले जो काम किए जाते हैं, किश्तवाड़ खानापुरी क्या है, किश्तवाड़ में वो स्टेज है जिसमें कि अमीन डायरेक्ट फील्ड पर पहुंच करके मैप बनाने का काम शुरू करता है और मैप बनाने की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है कि डायरेक्ट वो वहां पहुंचता नहीं है, उसके पहले भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से काम होते हैं, वो उस कामों में क्या क्या किया जाता है, कौन से ऐसे काम है जिनके बिना अगर नहीं किया जाएगा तो उसके बिना अगर पहुंचा जाएगा तो उसको दिक्कत होगी, वो काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए है, सबसे पहला है कि किश्तवाड़ के पहले की जो एक्टिविटी है वो है, सबसे पहले प्रपत्र 1 में बंदोबस्त सेटलमेंट अफसर के द्वारा जो है उद्घोषणा की जाती है। उस उद्घोषणा, वो जो उद्घोषणा होती है प्रपत्र 1 में, उस उद्घोषणा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि वो उद्घोषणा आपको, आपकी टीम को, आपकी पूरी टीम को, सर्वे टीम को उस गांव के हर एक प्लॉट पर जाने का राइट देती है। आपको वो अधिकार प्रदत्त करती है कि आप किसी भी लैंड पर जा करके उसकी नापी कर सकते हैं। अगर कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टिकल आते हैं तो उसको हटा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एक तरफ वो आपको ऑथराइज करती है कि आप उस पर जाकर के सर्वे कर सकें, दूसरी तरफ रैयत को भी वो निर्देशित करती है कि आपके यहाँ सर्वे होने वाला है, आपके यहाँ सर्वे टीम जाएगी, आप कृपया अपने मेड़ों को ठीक कर लें। कहने का मतलब है कि जब आप सर्वे करने जाएंगे और जब बाउंड्री बनाएंगे तो वहां पर आपको मैप बनाने के लिए क्लियर कट बाउंड्री चाहिए और क्लियर कट मेड़ चाहिए कि हाँ ये प्लॉट, ये खेसरा कई खेतों को मिला। मान लिया किसी रैयत ने अपने पूरे खेसा को कई पार्ट्स में बांटा हुआ है, तो वो उसको मिला करके एक खेसा बनाना है, तो उसकी बाउंड्री तो रैयत बताएगा, और जब तक वो क्लियर नहीं करेगा तब तक हमारा अमीन जानेगा नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि वो आपको और उस रैयत दोनों के लिए वो प्रपत्र 1 है। एक तरफ आपको वो अधिकार देता है और दूसरी तरफ रैयत को निर्देश देता है। उसके बाद आता है प्रपत्र 2, जिसमें कि रैयतों से स्वघोषणा ली जानी है। उस प्रपत्र 2 के पहले जो कार्रवाई है कि जैसे ही उद्घोषणा होती है वैसे ही किस प्रचार प्रसार करने के लिए, काम का प्रचार प्रसार, जो कि एक्ट में भी, आपका एक्ट भी कहता है कि किश्तवाड़ की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज माध्यम से और ग्राम में इसको प्रचारित किया जा सकेगा। तो आपके द्वारा, आपके टीम के द्वारा गांव में ग्राम सभा की जाती है कि जिसमें रैयतों को बताया जाता है कि सर्वे होने वाला है। और उस ग्राम सभा से पहले अगर रैयत आपके शिविर में स्व घोषणा देते हैं या ग्राम सभा में भी देते हैं तो वो स्व घोषणा को प्रपत्र 2 में लेना है, और उसके साथ प्रपत्र 3(1) जो वंशावली होती है, यह वंशावली हर एक रैयत के लिए इसलिए जरूरी होती है कि जो हायरार्किकल जमीन है, जो एंसेस्ट्रल जमीन है, उसको प्रेजेंट के आधार पर ओनरशिप उसका डिसाइड किया जा सके। उसका ओनरशिप डिसाइड करने के लिए उसकी वंशावली लेनी जरूरी है। तो प्रपत्र 2 के साथ 3(1) जब वो देता है
तो आप उसका सवाल ये है कि आपको किसी की वंशावली मालूम नहीं है कि सही है ये गलत है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि ग्राम सभा में ही उसको रखते हैं कि हाँ साहब बताइए। या मान लिया कि ग्राम सभा के बाद भी अगर बचता है तो आप लोकल जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आप उसका सत्यापन करवाते हैं या करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला काम ये हुआ कि रैयत के द्वारा आपको कुछ दिया गया, अपने लैंड का डिटेल दिया गया। सर्वे की जो शुरुआत की हुई उसमें आपके द्वारा फील्ड पे जाने से पहले आपके द्वारा रैयत के द्वारा आपको कागज उपलब्ध कराए गए और उस वंशावली और उस एक में जो वंशावली दी जानी है और स्वघोषणा दी जानी है, स्वघोषणा के साथ लैंड का डिटेल देगा और वंशावली में वो ये देगा कि हमारे परिवार में ये हैं आदमी हैं और अमुक अमुक व्यक्तियों के अधिकार भी ये जमीन है, इनके नाम पर खाता खोला जाना है। अर्थात ये हुआ कि अभी के समय में जो हमारे बाबा के एंसेस्टर के नाम पर जमीन थी उनका इतना टुकड़ा में बंटवारा है, इसकी चौहद्दी ये है, इसका रकबा ये है, इसका खाता ये है, इसका खिस्सा ये है। वो एक शेड्यूल बना करके आपको देता है जिसके आधार पर आप उसको अलग अलग नाम से अलग अलग कर पाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्रपत्र 3 में आप जो भी स्वघोषणाएं आती हैं उनका मिलान आप अपने द्वारा यहाँ जो उपलब्ध पंजियां हैं, आपके पास जमाबंदी पंजी का की सॉफ्ट कॉपी रहेगी, आपके पास और भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपके पास अमीन जो फील्ड में जाएंगे वो रहेगा। तो उसके तो आधार पर आप सत्यापन करते हैं कि ये जो दिया गया है वो कितना हद तक सही है। जो भी रसीद उसके द्वारा दिया गया वो जमाबंदी पंजी के हिसाब से सही है, उसके द्वारा भरी गई घोषणा सही है, तो उसके हिसाब से आप उसका सत्यापन करते हैं। एक सत्यापन प्रमाण पत्र होता है, सत्यापन प्रमाण पत्र होता है, उस सत्यापन को आप बना करके अपने पास इसलिए रखते हैं कि जो फर्जी का फिल्टरेशन करने के लिए, कि गलत सूचनाओं को आप आगे नहीं संधारित कर पाए, उनके फिल्टरेशन के लिए आप उसका सत्यापन करते हैं। उसके बाद 4 में उन चीजों को करते हैं जो इनका सत्यापन नहीं हो पाया। प्रपत्र 4 में क्या करते हैं कि जिन चीजों का सत्यापन नहीं हो पाया उसको आप करते हैं, और जो डिस्प्यूटेड हैं उसको करते हैं, उसकी लिस्ट तैयार करते हैं। ये लिस्ट आपको जिनका सत्यापन नहीं हो पाया या जिनका जो डिस्प्यूटेड हैं, ये लिस्ट आपको आपकी मददगार कब होगी, जब आप प्रपत्र 6 बनाने जाएंगे। उस समय जब आपको किसी जमीन का हिसाब नहीं मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ साहब ये डिस्प्यूटेड थी लैंड, इसका जो है सत्यापन नहीं हुआ था, तो उसके बारे में फिर आप स्पेसिफिक ढंग से कार्रवाई करेंगे। इसके बाद आता है प्रपत्र 5, जिसको हम लोग कहते हैं खतियानी विवरणी। इसको पहले हम लोग पिछले सर्वे में या 2011 के भी एक्ट में इसको हम लोग तेरीज के नाम से जानते थे। तेरीज को कहा जाता था एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द खतियान, मतलब कि पिछले सर्वे का संक्षिप्त सार, पिछले सर्वे में किस जमीन के बारे में क्या था। तो उसमें होता क्या था कि उसमें एक कॉलम जो नहीं था, जिसको अभी जोड़ा गया सिर्फ, और बाकी सारे कॉलम्स वही थे, वो था चौहद्दी का कॉलम। चूंकि पिछले सर्वे के भी में जो खतियान में जो रिकॉर्ड दिया हुआ है उनको भी हमको हर जगह कहीं ना कहीं मेंशन करना है रेफरेंस के लिए, बाद में आने वाले डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए, कि आखिर ये जमीन का किसी पर्टिकुलर जमीन के बारे में अगर विवाद होता है और अगर उसके बारे में पिछला कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसके आधार पर उसका विवाद का समाधान किया जा सके। तो इसको चौहद्दी को शामिल करने के लिए इसको संशोधन किया गया और इसमें एक चौहद्दी का कॉलम भी जोड़ा गया। ये सही है कि चौहद्दी पिछले सर्वे के हिसाब से जमीन की चौहद्दी मिलना बहुत मुश्किल है। जो कागज में लिखा हुआ है वहां तक ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है या नहीं अवेलेबल है तो आप अवेलेबल नहीं कर सकते हैं, या उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है कि प्रपत्र 5 में जो चौहद्दी भरी जानी है उसको वैकल्पिक कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर मिल जाती है तो आप भर देंगे, और अगर नहीं भरते हैं या जो भी मिलता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लिया 2 ही दिशा के मिलता है, कुछ भी मिलता है, जो भी भरते हैं उससे आपको काम चल जाना है और उसके चलते आगे का काम नहीं अटकना है। उसके चलते आपको आगे की कार्रवाई प्रभावित नहीं हो, इसलिए उसको वैकल्पिक मानते हुए उसको वैकल्पिक किया गया। तो ये प्रपत्र 5 जो है इसका इंपॉर्टेंस यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका यही है कि
पिछले सर्वे में जमीन का नेचर क्या था। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जब हम लोग डाटा लेते हैं, डेटा एक बार लेते हैं तो उसको हम लोग जरूरत के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो हम लोग का फॉर्मेट बना हुआ है, तो जो हम लोग का ये जो प्रपत्र 6 है वो खिस्सा पंजी बनाएंगे, नई खिस्सा पंजी हम लोग बनाएंगे। नए खिस्सा पंजी का फर्स्ट फॉर्मेट बनाएंगे, आपको मालूम होगा प्रपत्र 6 में। प्रपत्र 5 में क्या बना रहे हैं, ओल्ड खतियान का बना रहे हैं। और प्रपत्र 19 जो बना रहे हैं, जिसमें फाइनल नई खिस्सा पंजी जब बना रहे हैं, तो उसमें हम पुराने और नए दोनों को हम दे रहे हैं। प्रपत्र 19 में जब हम जाएंगे तो उसमें हम पुराना खाता भी देंगे, नया खाता भी देंगे, नया पुरानी चौहद्दी भी देंगे, नई भी देंगे। तो वहां भी चूंकि ये डाटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, इसके चलते प्रपत्र 19 नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए इस चौहद्दी को जोड़ा गया और दोनों जगह प्रपत्र 5 और प्रपत्र 19 दोनों में इसको वैकल्पिक किया गया। चूंकि हमारा डाटा उसके चलते, हमारा वहां नहीं होने के चलते, चौहद्दी नहीं होने के चलते हमारे कोई चौहद्दी 19 में नहीं आ पा रही थी। प्रपत्र 19 में जो नई खिस्सा पंजी बनी उसमें नहीं आ पा रहे थे, इसलिए हम लोग जो है उसका हम लोगों ने प्रोविजन किया और उसका नाम हम लोगों ने खतियानी विवरणी इसलिए किया कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द खतियान बनाने में क्या होता था कि पहले के समय में अमीन के द्वारा जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ खतियान बनाए जाते थे उसमें हर एक प्लॉट्स का नंबर लिख कर करके और कॉमा कॉमा करके उसका एरिया लिख दिया जाता था, या पूरे का एरिया जोड़ करके एक जगह लिख दिया जाता था। क्योंकि उसको ये मालूम था कि हमको ये जो हम बना रहे हैं ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द खतियान है, ये संचय, तो उसमें प्लॉट्स का को मिलाते हुए एक जगह करके उसका जब एरिया लिख देने से किसी एक प्लॉट का अलग अलग एरिया नहीं मालूम हो पाता था, जो कि हमारे कंप्यूटर एंट्री करने में दिक्कत, चूंकि पहले कंप्यूटर से नहीं बनता था, मैनुअली बनता था, मैनुअली सारा रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार होता था, तो इस तरह का प्रॉब्लम कम आता था। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम हर प्लॉट का अलग अलग एरिया लें, अलग अलग चौहद्दी लें, अलग अलग खाता खेसा लें, तभी हम बना पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों के उसमें जो है ये संशोधन करते हुए उसको खतियानी विवरणी नाम दिया गया, न कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द खतियान। मतलब कि पिछले खतियान का हमको जो भी है, जो भी हमको सूचनाएं हमको मिल रही हैं उसको हमको उतार देना है उसमें। तो ये जो प्रपत्र 5 तक की कार्रवाई हुई, ये आपको किश्तवाड़ और खानापुरी के पूर्व की कार्रवाई हुई। इसमें जो सबसे मैंने आपको बताया प्रपत्र 1, 2, 3, 4, 5 तक जो बताया, इसके जो एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट बताया कि पब्लिक अवेयरनेस का, कि पब्लिक अवेयरनेस उद्घोषणा के पहले भी किया जाता है, कि उद्घोषणा आपको जो है होर्डिंग के थ्रू पब्लिक को बताना है कि हाँ ये सर्वे होने जा रहा है, ग्राम सभा भी करनी है, पेपर में भी के थ्रू भी हमको एडवर्टीजमेंट, हम लोग भी उसमें काम कर रहे हैं। अवेयरनेस का बढ़ाने के लिए हम लोग भी अपने स्तर से जो है टैक्सन्स और डिफरेंट टाइप के काम कर रहे हैं, तो ये सारे काम किए जाते हैं। इसके बाद किश्तवाड़ का काम आता है, उसके बाद खानापुरी का काम आता है। तो किश्तवाड़ और खानापुरी का काम कहीं कहीं पर एक दूसरे को मिक्स करता है, एक दूसरे को ओवरलैप करता है। किश्तवाड़ का काम बेसिकली मैप बनाने से जुड़ा हुआ है। मैप मेकिंग में, मैप का बनाने में जो प्लॉट्स की नंबरिंग करनी है, प्लॉट का जो सत्यापन करना है, वो पूरा का पूरा किश्तवाड़ का काम है। इस किश्तवाड़ को काम को करने में पहले काफी समय लगता था, इसलिए कि किश्तवाड़ में अमीन के द्वारा हर प्लॉट का एरिया बनाया जाता था, नक्शा बनाया जाता था, उसकी मैपिंग की जाती थी। अभी के समय में क्या है कि एक तो कि जो एजेंसी के द्वारा मैप दिया जाना है, एजेंसी ने फोटो दिया, उसको फोटो देने के बाद जब अमीन ने उसको देखा, तो अमीन को न सिर्फ एजेंसी मैप दे रही है अभी के समय का प्लॉट्स का, बल्कि उस हर एक प्लॉट का जो उस मैप में दिखाई दे रहा है उसका एरिया भी दे रही है। मतलब कि एरिया स्टेटमेंट के साथ मैप दिया जा रहा है। तो अमीन को हर प्लॉट को नापने की जरूरत खत्म हो गई। अब वो जब प्लॉट पर जा रहा है, जब उसको दिखाई दे रहा है कि कागज पर ये प्लॉट एक प्लॉट है और वहां जमीन पर 2 प्लॉट है, तब वहां वो मार्क करेगा उस वर्कशीट पर, मैप पर, कि हाँ ये 2 टुकड़ा हो गया, ये एमलगेट हो गया, ये बाइफरकेट हो गया, उस हिसाब से वो सुधार करेगा। लेकिन उसको 60 to 70% या 80% कहिए, मैं उसको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एरिया स्टेटमेंट अगर उसको देखने से लग रहा है कि हाँ कागज और उसके हिसाब से जो हमारा रकबा दिया हुआ है और जमीन पर जो रकबा दिखाई दे रहा है वो लगभग समान है, तो उसको हर एक प्लॉट को नापने की जरूरत नहीं है।
और यही वो वजह है जो उसके काम को स्पीड अप करती है। अब क्या है कि इसके साथ साथ खानापुरी, इसके बाद जब वो हर एक प्लॉट की वेरिफिकेशन कर लेता है, रकबा मिलान कर लेता है, उसके नक्शे को सही कर लेता है प्लॉट वाइज के हिसाब से कि हाँ साहब हमको जो एजेंसी ने प्लॉट्स दिए वो उसमें 100 प्लॉट थे, और हमने जब वेरिफिकेशन करने के बाद हमारे पास या तो 90 आए या 120 प्लॉट हो गए या 125 हो गए, तो वो 125 प्लॉट बना करके फिर एजेंसी को दिया, और एजेंसी के द्वारा जो है फिर उसको करेक्शन करते हुए उसको वापस किया गया। लेकिन इन प्लॉट को बनाने के पहले जो सबसे पहले जो जरूरी काम जो सबसे पहले किया जाना है अमीन के द्वारा, अमीन और एजेंसी के टीम द्वारा संयुक्त रूप से, वो है उस गांव की बाउंड्री को चेक करना किश्तवाड़ में। उस बाउंड्री को अगर चेक नहीं किया, सबसे पहला काम क्या होता है कि बाउंड्री को बांधा जाता है। बाउंड्री अगर सही हो गई तो अंदर के प्लॉट अंदर ही रहेंगे, उनका रकबा एक दूसरे में ट्रांसफर होगा, बाहर नहीं जाएगा। इसलिए ये सबसे जरूरी होता है कि एक यूनिक बाउंड्री निश्चित रूप से हर गांव के पहले फिक्स हो जाए। वो यूनिक बाउंड्री पिछले वाले मैप से कहां कहां पर वेरी कर रही है, और उस यूनिक बाउंड्री को बनाने के लिए किन किन चीजों की हमको आवश्यकता पड़ेगी और उसको हम कैसे निकालेंगे, ये जानना सबसे जरूरी होता है। उस यूनिक बाउंड्री को निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उस गांव की बाउंड्री दूसरे गांव की बाउंड्री से कहां पर मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिसीमाना। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि त्रिसीमाना, 2 गांव की सीमा, 3 गांव की सीमा, कहीं कहीं 4 गांव की भी सीमा मिल सकती है। वो सारे पॉइंट्स को नक्शे पर ही वो एजेंसी वाले भी देख पा रहे हैं और वो चिन्हित करते हैं कि ये त्रिसीमाना है। अब इस त्रिसीमाना पर जा करके हमको हर जो भी गांव उस त्रिसीमाना से संबंधित है उसके एक परमानेंट पॉइंट, फिक्स पॉइंट से उसका वेरिफिकेशन करते हुए कि वो सही है कि नहीं है। अगर वो आगे पीछे होता है तो उसको सही करते हुए उसका एक फील्ड बुक टाइप तैयार करता है अमीन आपके अपने कॉपी में, जिसको कि हम लोग फील्ड बुक कहते हैं। पिछले सर्वे में फील्ड बुक एक कंपलसरी वो होता था। उस फील्ड बुक का मतलब यही होता है कि सीमाना जो दिखाई दे रहा है उससे जो उसने नापी की उस गांव के मुश्किल की, तीनों गांव के संबंधित गांव के पॉइंट्स की, परमानेंट पॉइंट्स के। अब ये सवाल ये है कि ये परमानेंट पॉइंट्स उसको कहाँ से मिलेंगे। पिछले सर्वे का अगर मिल गया तो ठीक है, अगर पिछले सर्वे का कोई फिक्स पॉइंट मिलता है तो सो गुड, अगर नहीं मिलता है तो उसको फिक्स पॉइंट भी बनाना पड़ सकता है। तो उसको भी बनाने की प्रक्रिया उसको पालन करना पड़ेगा। उसमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर त्रिसीमाना से एक निश्चित दूरी तक कहाँ पर पॉइंट आता है, कहाँ पर पुराना और नया किस पॉइंट पर नक्शा का किस पॉइंट पर मिल रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन बिंदु है यहाँ पर मिल रहा है, उस हिसाब से वो पूरा मैकेनिज्म तैयार करता है। तो उस मैप को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जब मैप बना, बाउंड्री बना लिया, बाउंड्री बनाने के बाद जो अंदर के प्लॉट का जो वेरिफिकेशन कर लिया, तब वो खानापुरी का काम करता है। खानापुरी का मतलब ये हुआ कि जितने भी खाने उसने बनाए किश्तवाड़ के क्रम में, जितने भी प्लॉट्स उसने बनाए, उन सब का मालिक कौन है, ओनरशिप को डिसाइड करना। उसमें ये डिसाइड करना कि ये किश्तवाड़ जो हमने किया, ये जो प्लॉट्स हमने बनाए, इसका ओनर कौन हुआ, हर खाने में उसका नाम लिखना उस आदमी का, यही खानापुरी हुआ। तो ये किश्तवाड़ खानापुरी जब प्रक्रिया होती है तो इसी के साथ साथ आपका प्रपत्र 6 तैयार होता चला जाता है। जो प्रपत्र 6 जिसको हम लोग खिस्सा पंजी कहते हैं। एक बात आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए कि कोई भी रिकॉर्ड ऑफ राइट, ROR, जिसको हम लोग अधिकार अभिलेख कहते हैं, अधिकार अभिलेख को बनाने के पहले या खतियान को बनाने से पहले, हम लोग जो खतियान बना रहे हैं जिसको हम लोग ROR भी कहते हैं, उसको बनाने के पहले सबसे पहले किसी भी सर्वे में सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है खिस्सा पंजी। पहले हम खिस्सा पंजी बनाएंगे तब हमारा खतियान बनेगा। खिस्सा पंजी का मतलब क्या हुआ, खेसराओं की पंजी। खेसरा क्या है, प्लॉट्स है, डिफरेंट प्लॉट्स, डिफरेंट प्लॉट को मिला करके गांव मिला बना। तो सभी खेसरा का हिसाब जिस पंजी में हो, मतलब कि सारे प्लॉट्स, पहले आपको ज्योग्राफिकली प्लॉट्स का हिसाब मिलाना है। खिस्सा पंजी प्रपत्र 6 में जो तैयार की जाएगी उसमें आपको सारे उस गांव में जितनी भी जमीन है उस सारे जमीन का हिसाब उसमें आना चाहिए। अगर उसमें किसी जमीन का हिसाब नहीं आ रहा है तो इट मींस कि वो इनकम्प्लीट है। जमीन का हिसाब पहले मिलाएंगे तब खतियान बनाएंगे।
अगर हम जमीन का हिसाब नहीं मिलाएंगे तो हमारा खतियान इनकम्प्लीट रहेगा। किसी खतियान में हम ओनरशिप को हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं अगर हमारा कोई प्लॉट उसमें शामिल ही नहीं हुआ हो, छूटा ही नहीं। ज्योग्राफिकली कोई प्लॉट छूटा तो नहीं है, कोई प्लॉट हमारे सर्वे से छूट तो नहीं गया, इसीलिए हम लोग पहले खेसा पंजी बनाते हैं। तो प्रपत्र 6 में जो खेसा पंजी बनती है वही उस नई खेसा पंजी ठीक इसी तरह से प्रपत्र 20 के पहले, फाइनल आरओआर के पहले प्रपत्र 19 में बनती है। वो फाइनल खेसा पंजी बनती है और उस नई खेसा पंजी के आधार पर प्रपत्र 20 में नया खतियान, नया आरओआर बनता है। तो प्रपत्र 6 की जो कार्रवाई है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पूरे आरओआर का बेस पॉइंट वही है, स्टार्टिंग पॉइंट वही है। वही डाटा आपको 12 में ट्रांसफर होगा, वही 18 में ट्रांसफर होगा, वही 19 में ट्रांसफर होगा, 20 में ट्रांसफर होगा। क्योंकि आप जब नाम और आपका प्लॉट ना, एरिया, रैयत का नाम, उसका खेसा नंबर, खाता नंबर, रकबा, वो सब जब एक बार भर देंगे तो बार बार आप उसमें सिर्फ संशोधन करेंगे, नए सिरे से हमको संधारित नहीं करेंगे। जब आपने पूरे गांव के जमीन का हिसाब निकाल ही लिया है एक बार, तो फिर बार बार उसी काम को नहीं करेंगे, आप उसमें केवल अपडेशन का काम करते चले जाएंगे। और वही आपका, वहीं से आपका मेन जो सॉफ्टवेयर में एंट्री का काम शुरू होगा, जो आपको आगे तक कंटिन्यू करेगा। वो अगर आपका बिल्कुल सही बना है तो समझ लीजिए कि आपका 60% सर्वे जो है, 90% सर्वे बिल्कुल सही हो गया। अगर आपके प्रपत्र 6 पर कोई आपत्ति नहीं आई आपके 12 तक में, तो आपको आगे चल के कुछ नहीं, कोई आपत्ति नहीं होने वाला है। तो प्रपत्र 6 जो है वो पूरे क्या है, पूरे 20 प्रपत्र में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इनिशियल लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रपत्र है। इसके बाद जब हम लोग प्रपत्र खेसा पंजी बना लेते हैं तो अब हम लोग का काम क्या होता है कि साहब हमने तो अपने हिसाब से बना लिया, अब हमको सुनवाई के प्रोसेस में जाना है। तो अगला प्रोसेस क्या हुआ, सुनवाई का प्रोसेस। तो सुनवाई के प्रोसेस में जाने के लिए हम जो खेसा पंजी का प्रकाश बनाएंगे, उसको पब्लिश करेंगे, मैप को पब्लिश करेंगे, और हम रैयत से आपत्ति मांगेंगे कि साहब आप ये बताइए कि हाँ इसमें कहीं अगर आपको कुछ कहना है तो इसमें आप हम एक बार, यही एक मौका होता है पूरे सर्वे में जिसमें हम हर एक रैयत को इंडिविजुअली इन्फॉर्म करते हैं कि साहब आपका ये, आपके जमीन का ये स्टेटस है, आपका आरओआर का ये स्टेटस है, इस पर अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए। कल को वो कोर्ट में नहीं कह जाएगा, कहे कि हमको साहब आपने तो इन्फॉर्म ही नहीं किया, हमको कहाँ बताया कि हमारे जमीन का क्या आरओआर बन रहा है और क्या नक्शा बन रहा है। तो वो रैयत जो है वो अपनी ऑब्जेक्शन कर सके, इसलिए हम पर्सनली, इसके बाद के आप स्टेज में देखेंगे कि हम 12 का प्रकाशन करते हैं तो हम सूचना निग्रह करते हैं सबको को, लेकिन पहली बार जब हम बनाते हैं तो पहली बार हम सबको खानापुरी पर्चा हम निर्गत करते हैं। इसके बाद फिर इसके अगेंस्ट में जब रैयत के द्वारा आपत्ति दी जाती है तो सुनवाई का प्रोसेस शुरू होता है। अब सुनवाई का प्रोसेस शुरू होता है तो सुनवाई में अब यहां से मेन इंपॉर्टेंट काम कानून को वरीयसों का शुरू होता है। इसके पहले तक में आपका जो भी काम था वो सुपरवाइजरी रोल था, और आपके लिए जानना इसलिए जरूरी था कि आपके अमीन द्वारा किया जाने वाला कार्य सही है कि नहीं, उसको आप सही ढंग से चेक कर सकते हैं, कीजिए। इसके लिए आपको जो है जानना उसको जरूरी था। अब जो है, अब आप डायरेक्ट बिल्कुल काम के प्रोसेस में आ रहे हैं, वो होगा सुनवाई में। तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पहले जो सुनवाई का काम होता है उसमें कानूनगो को सुनवाई का पावर दिया जाता है, और सरकारी जमीन के मामले में एएसओ को सुनवाई करनी रहती है। इन केस अगर कानून को नहीं रहता है या किसी स्पेशल केस में, किसी विशेष परिस्थिति में एएसओ के द्वारा भी सुनवाई की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम किसी भी हालत में नहीं सुना जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, नियमतः जो नियमावली के अनुसार है, अगर आपका कानून उपलब्ध है और अगर उसके द्वारा सुनवाई की जा रही है तो उसके द्वारा ही सुनवाई की जाएगी, वहां पर आपके द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम सुनवाई करके हम हर एक रैयत से जो आपत्ति प्राप्त हुई उसके आलोक में हमने जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन को हम इनकॉर्पोरेट करते हुए एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का। उस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के ड्राफ्ट को हम प्रपत्र 12 में प्रकाशित करते हैं। 7 खानापुरी पर्चा हो गया। इसके बाद 8 से लेकर के 11 तक की जो भी प्रक्रिया है वो सूचना देने की है और उससे आपत्ति लेने की है।
तो इसके बाद प्रपत्र 12 में ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाता है। आठ में हम एक फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं रैयत को, जिसमें वो अपना दावा दे सके। 9 में हम उसको रिसीट देते हैं। 10 में हम उसको 10 में जो है, जो भी हमको जो मिलते हैं ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, दावा आपत्ति में, उनको संधारित करते हुए एक पंजी तैयार करते हैं, ताकि बाद में हमारा रिकॉर्ड जो है मेंटेन हो सके। और 11 में जो है हम सूचना देते हैं कि साहब आप के द्वारा आप जो है यहाँ पर सुनवाई की जानी है, इसलिए आप उपस्थित हों। इसके बाद 12 में जो है हम ड्राफ्ट पब्लिकेशन करते हैं। हाँ गौतम जी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। गौतम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ गौतम जी, आपका नाम आ रहा है, आप क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा है। और अगर आप वीडियो के थ्रू नहीं आते हैं तो आपको एब्सेंट नहीं आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए ना। अनम्यूट है, अनम्यूट नहीं है। हाँ गौतम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गौतम जी, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रपत्र 12 में हम लोग जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रैयत को फिर एक मौका देते हैं सुनवाई का। तो सुनवाई का ये दूसरा स्टेज होता है, जिसमें कि हम लोग ये जो दूसरी बार सुनवाई होती है, तो ये सुनवाई का दूसरा स्टेज होता है। कुल मिलाकर के पूरे स्पेशल सर्वे में सुनवाई के 3 स्टेज होते हैं। एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पहले, एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद, एक फाइनल पब्लिकेशन के बाद। तो दूसरा जो स्टेज हुआ, इसमें हमने ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया। और अब जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, उनकी सुनवाई के लिए हम एएसओ को ही ऑथराइज करते हैं। उसकी सुनवाई अगर पूर्व में कानून के द्वारा की गई है तो एएसओ करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें की सुनवाई पूर्व में एएसओ के द्वारा की गई है और पुनः वो मामला आता है, तो उसी एएसओ के द्वारा नहीं की जाएगी। उसके लिए एएसओ हेडक्वार्टर या प्रभारी पदाधिकारी या सेटलमेंट अफसर के द्वारा दूसरे एएसओ को ऑथराइज किया जाएगा, उन वादों की सूची तैयार करते हुए कि इन वादों में इन एएसओ के द्वारा जो है सुनवाई की गई थी, इनका पुनः सुनवाई की जानी है, इसके लिए इनको प्राधिकृत किया जाता है। वो प्राधिकृत करने की कार्रवाई आपको आपके अपर लेवल से होगी। एक ही मामले में, एक ही व्यक्ति के मामले में एक ही आदमी के द्वारा दोबारा सुनवाई नहीं की जाएगी, ताकि वो नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो। इसके बाद हम लोग प्रपत्र 12 में ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद फिर सूचना देते हैं, रिसीविंग देते हैं। वही लगभग वही प्रक्रिया होती है जो 7 से 12 के बीच में होती है। और फिर इसके बाद हम लोग सुनवाई करने के बाद उनका जो आपत्तियों के निष्पादन के बाद प्रपत्र 18 में नया अधिकार अभिलेख, नया आरओआर बनाते हैं, नया अधिकार अभिलेख। और 18 में नया आरओआर बनाने के बाद 19 में जो मैंने पहले बताया था, नई खिस्सा पंजी बनती है। एक प्रपत्र बना आपको 18 में बना, नया आरओआर, नया 13 जिसको कहा जाए, नया अधिकार अभिलेख। और 19 में जो है खिस्सा पंजी बनी। तो 18 और 19 ही आपका मेन वो है। लेकिन 18 के बनने के बाद, जब 18 बन जाता है, तो उसके बाद 20 के पहले जो कार्रवाई की जानी है कि एक बार जब हमने ये सर्वे कर लिया सारे लोगों का जब सर्वे हमने कर लिया, तब सर्वे करने के बाद हम
रेंट फिक्सेशन पर आते हैं कि किससे हमको क्या रेंट लेना है। तो इसके लिए जब तक हम सर्वे के प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक हम रेंट नहीं ले सकते हैं। तो इसमें 18(1) में हम लोग लगान निर्धारण की कार्रवाई करते हैं और जमीन के हिसाब से बासगीत की भूमि के लिए 1 रुपया प्रति डिसमिल, कृषि एग्रीकल्चर लैंड के लिए 75 पैसा प्रति डिसमिल, भीट की भूमि के लिए 60 पैसा, और सरकारी या विभिन्न प्रकार की जो सरकार के नियंत्रण वाली जो भूमि है उसमें 1 रुपया एकड़, और जो कॉमर्शियल लैंड है उसके लिए जो भी संपरिवर्तन अधिनियम के तहत जो फिक्स किया जाता है, चूंकि बिहार कृषि संपरिवर्तन अधिनियम के तहत जब भी किसी भूमि का व्यवसायीकरण होता है तो उसमें भूमि की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है और उस पर चेंज के हिसाब से नए सिरे से उसमें रेंट फिक्सेशन की कार्रवाई की जाती है, और वो फिक्सेशन एसडीओ के द्वारा किया जाता है, मंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो उस अधिनियम के आलोक में जो भी उस पर रेंट फिक्स करने की कार्रवाई है वो जो की जा रही है उसके हिसाब से उसका रेंट जो है फिक्स किया जाएगा। तो भीट की भूमि भी जो होती है, ये इसमें आपको बता दूं कि बासगीत की भूमि का तो मतलब ये हो गया कि जो आवास योग्य भूमि है जिस पर आवास बनाया जाता है। कृषि योग्य भूमि मतलब कि जो एग्रीकल्चर पर्पज के जो लैंड है। भीट की भूमि मतलब हुआ कि वैसी ऊंची भूमि जो आवास के योग्य है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस पर आवास बना हुआ है, या वैसी भूमि जो पूरी तरह से सिंचित नहीं है और जिसको हम पूरी तरह से ये नहीं मान सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त है। बंजर या के श्रेणी में नहीं आएगी, लेकिन भीट की भूमि को हम लोग ये मान सकते हैं कि इसका कृषि के योग्य सर्वथा उपयुक्त यह भूमि नहीं है। इसको प्राय अनेक क्षेत्रों में इस भीट की भूमि को गांव के बाहर की जो ऊंची भूमि थी जिसको कि आवास के योग्य में लोग इस्तेमाल करते थे उसको भीट की भूमि के रूप में जानते थे, या जहां पर बिल्कुल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और जिसमें प्राय खेती नहीं होती थी या एक आध फसल होती थी उसको भीट की भूमि के बारे में जानते थे। तो इस हिसाब से हम लोग जब रेंट फिक्सेशन की कार्रवाई करते हैं तो रेंट फिक्सेशन करने के बाद उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, हर एक रैयत के आगे उसका रेंट फिक्स करके लिखेंगे और फिर उसका प्रकाशन करेंगे, और प्रकाशन करके फिर से आपत्ति ली जाएगी रैयतों से, ताकि किसी रैयत के द्वारा आपत्ति दी जा सके कि हाँ उसका जो रेंट फिक्स किया गया है वो सही है या गलत है। और तब आपत्ति के निष्पादन के बाद उसको उसके फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा बंदोबस्त पदाधिकारी के पास, और बंदोबस्त पदाधिकारी के पास से जब अप्रूवल हो जाएगा तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम 20 प्रपत्र 20 में फाइनल पब्लिकेशन करेंगे नया अधिकार अभिलेख का। इसके बाद जब फाइनल पब्लिकेशन जब बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा कर दिया जाएगा तो ये सारी जो कार्रवाई हुई, ये सारी कार्रवाई सर्वे टीम बना करके अधिनियम के आलोक में की गई, जिसमें कि बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा जो है के डायरेक्शन में और उसके देख रेख में सारी कार्रवाइयों को किया गया। लेकिन और जो भी आपत्ति ली गई वो आपके द्वारा ली गई, आपके द्वारा निष्पादन किया गया। कहीं पर भी बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से आपत्ति की मांग नहीं की गई। अब इसके बाद जब फाइनल पब्लिकेशन हो गया तो बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा इसको फाइनल प्रकाशन करते हुए पुनः एक बार पब्लिक को अपने स्तर से एक मौका दिया जाता है कि अब अगर इसको ऊपर आपको किसी को आपत्ति हो तो उसका निष्पादन किया जा सके। उसके लिए प्रपत्र 20 के बाद 21 में जब आपत्ति आती है अंतिम अधिकार अभिलेख के उपरांत फॉर्मेट में जब आपत्ति दी जाती है तो उसके लिए जिस टीम के द्वारा किया गया उसके द्वारा नई सुनवाई करवा करके उसके लिए अलग से एक पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है जो कम से कम डीसीएलआर स्तर का होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि डीसीएलआर ही होंगे, उससे अन्यून स्तर का मतलब ये हुआ कि उससे या उससे ऊपर के रैंक के पदाधिकारी, उनके द्वारा सुनवाई की जाएगी। उसके बाद सुनवाई करने के पश्चात उसका फाइनल जब निष्पादन 90 दिनों के अंदर में करते हुए
और तब उसका अंतिम रूप से प्रकाशन करते हुए उसकी प्रतियां तैयार कर करके और राज्य सरकार को सूचित कर दिया जाएगा कि हमने हमारे द्वारा ये सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन शुरू में किया था सर्वे का प्रपत्र अधिसूचना, जो आप जानते हैं अधिसूचना के पूर्व जो अधिसूचना की गई थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं। नोटिफिकेशन किया गया था कि इस जिले में इस अंचल का होना है, इस जिले का सर्वे कराया जाना है। जब सेटलमेंट अफसर पूरी तरह से प्रक्रिया पूर्ण करके सरकार को प्रतिवेदित करते हैं कि हमने प्रक्रिया पूरी कर ली है, उस नोटिफिकेशन को डी नोटिफाइड कर दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा कि साहब इसको इस क्षेत्र के सर्वेक्षण को डी नोटिफाइड किया जाता है। इट मीन्स कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हमने जिस चीज के लिए अधिसूचना जारी की थी उस अधिसूचना को खत्म करते हुए इसको अनाधिसूचित किया जाता है। मतलब ये कि इसका अधिकार अभिलेख और इसका मानचित्र का प्रकाशन किया जा चुका है। अब इसके बाद जो भी मामला होगा उसका निष्पादन सिविल न्यायालय के द्वारा ही निष्पादित किया जाएगा। इस बीच में जब तक स्पेशल सर्वे का प्रोसेस चलता रहेगा, सर्वे का प्रोसेस के बीच में आपका अधिनियम यही कहता है या कि कोई भी सिविल न्यायालय बीच में किसी भी तरह का वाद ग्रहण नहीं करेगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़ करके कोई भी सिविल न्यायालय जो स्वत्ववाद को निर्धारण करता है, जो केस जमीन का टाइटल निर्धारित करता है, वो आपके केस को आपके केसों की सुनवाई तब तक नहीं करेगा जब तक कि सर्वे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। आपका जो बनाया हुआ जो अधिकार अभिलेख है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि वो टाइटल डिसाइड करने का एक आधार बनाता है। उसी आपके बनाए हुए आरओआर के आधार पर अंचल अधिकारी की जो वो कॉपी दी जाएगी उसके आधार पर उसके द्वारा डिमांड रजिस्टर तैयार किया जाएगा। अभी जो जमाबंदी पंजी है वो पूरी तरह से चेंज होकर के नए आरओआर के हिसाब से वो जमाबंदी पंजी बन जाएगी, जिसमें नए सिरे से रैयतों के नाम, उनके खिस्सा नंबर, उनका खाता, उनका खिस्सा, उनका रकबा होगा। पूरी की पूरी जमाबंदी जो है वो नई जमाबंदी पंजी पुराने वाले का स्थान ले लेगी। नया मैप जो होगा वो पुराने मैप के जगह पर पब्लिश हो जाएगा। और पुराने को रखने का मतलब, प्रिजर्व करके रखने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जब कभी किसी तरह का वाद उठे तो हम उठा के देख सकें कि पूर्व में क्या था। तो अभी के समय में हमने हाँ, जितनी भी चीजें हैं वो सब सॉफ्ट कॉपी में रखी जा रही हैं। पुराने जितने भी सर्वे के मैप्स थे वो हार्ड कॉपी में जो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, जिनको अनुच्छेद नहीं हो पा रहा था, तो सबका डिजिटलाइजेशन करवाया गया सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में। और डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि डिफरेंट प्राइवेट कंपनियों को दिया, आउटसोर्सिंग करके दिया गया और उन कंपनियों ने उस मैप को कंप्यूटर पर लेकर के एक एक को सही करते हुए उनको डिजिटलाइज कॉपी में फॉर्मेट में तैयार किया। और फॉर्मेट में तैयार करने के का फायदा ये हुआ कि हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका प्रिंट कहीं से भी ले सकते हैं। और आज की स्थिति में हम उस मैप का प्रिंट लेने के चलते सारे रैयतों को बड़ी आसानी से उपलब्ध करा पा रहे हैं उस मैप को। और बहुत सरल तरीके से एक चार्ज फिक्स है 150 रुपये का, 150 रुपये में मिलता है गुजार बाग में मैप। और प्लॉटर के माध्यम से उस मैप के साइज के कागज में निकलता है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में आपको मैप निकालने का प्लॉटर लगाया हुआ है, लगभग मैक्सिमम जिलों में लगाया हुआ है। तो आपको भी जब जरूरत होगी सर्वे करने के लिए मैप की, पुराने मैप की, तो आपको गुजारबाग आने की जरूरत नहीं रहेगी। आपके जिले में जो प्लॉटर होगा उस प्लॉटर में उस जिले का सारे पुराने मैप का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। सरकारी काम के लिए निःशुल्क दी जाने की व्यवस्था है। और अगर कोई पब्लिक लेती है तो उसके लिए 150 रुपए का। अब सरकार उसको धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि पब्लिक को आना भी नहीं पड़े, हम ऑनलाइन उसको घर बैठे ही चार्ज लेकर करके हम उसको घर बैठे भेज दें। और अगर कोई आदमी सिर्फ रेफरेंस देखने के लिए, अपने प्लॉट का एरिया देखने के लिए या एक रेफरेंस के लिए, नॉट फॉर लीगल यूज, सिर्फ एक रेफरेंस देखना चाहता है मैप का, तो उसको A4 साइज में हम ऑनलाइन भी अवेलेबल करा दें, वो अपने जमीन का स्थिति, जमीन का टुकड़ा देख सके। आप जब बनाएंगे तो आपके द्वारा जब प्रपत्र 6 में जितनी अधिक जानकारियां डाली जाएंगी वो सब आगे चल करके डाटाबेस का आधार बनेगा। तो आपके को ये मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारा प्रोसेस जो है क्या है।
किश्तवाड़ के पूर्व के, किश्तवाड़ खानापुरी के मतलब प्री सर्वे एक्टिविटी जिसको कहते हैं, किश्तवाड़ खानापुरी के पूर्व की प्रक्रिया, किश्तवाड़ खानापुरी सुनवाई, सुनवाई के बाद अधिकार अभिलेख का निर्माण, लगान निर्धारण और अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन, अंतिम अधिकार अभिलेख लेखन के प्रकाशन के पश्चात सुनवाई की प्रक्रिया। ये पूरे ये स्पेशल सर्वे का स्टेज है। इसमें जो टेक्निकल पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं, एक तो हो गया कि मैप बनाने वाला पार्ट है और दूसरा जो है आपको आरओआर बनाने वाला पार्ट है। तो मैप बनाने वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है 80% वो टेक्निकल है। इसीलिए इस बार हम लोग के राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि टेक्निकल डिग्री वालों को प्रायोरिटी देते हुए टेक्निकल डिग्री वालों को लिया जा सके, ताकि उनको ये समझाने में हमको सुविधा हो। आपको ईटीएस समझाने में और कोऑर्डिनेट को समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो लेमैन को आपसे भी ज्यादा दिक्कत होगी। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एज ए सिविल इंजीनियर आपको कोऑर्डिनेट्स की जानकारी हो, आपको ईटीएस की जानकारी हो, आपको डीजीपीएस के बारे में जानकारी हो, आपको उन सारे टेक्निकल्स के बारे में प्राप्त जानकारी होनी चाहिए जो आपके द्वारा टेक्निकल योग्यता ली गई है। इन्हीं सब चीजों के साथ ये सारी चीजें टेक्निकल्स में हमने आपको बताया था कि मैप बनाने में जो कंट्रोल पॉइंट्स बनाए जाते हैं वो सबसे पहले एरिया सर्वे एजेंसी द्वारा जो है सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल पॉइंट को आधार लेते हुए उनके आधार पर सबसे पहले प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट स्थापित किया जाता है। उसकी रीडिंग के आधार पर उसको बेस पॉइंट मानते हुए उसके बाद उस प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट के आधार पर सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट बनाया जाता है और सेकेंडरी के बाद टर्सरी कंट्रोल पॉइंट बनते हैं। ये इस कंट्रोल पॉइंट का महत्व आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एक्यूरेसी जानने के लिए और एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए और भविष्य में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इनका जानना बहुत जरूरी है। अगर हमको गलत बना करके देता है और अगर हम रीडिंग कोऑर्डिनेट जान करके उसकी रीडिंग लेकर के अगर हम गलती पाते हैं तो वही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि हम पकड़ सकते हैं कि सही है या गलत है। तो जो टर्सरी कंट्रोल पॉइंट होता है उसकी रीडिंग जो ली जाती है डीजीपीएस से वो कम से कम 45 मिनट की ली जाती है, सेकेंडरी की कम से कम 4 घंटे की, प्राइमरी की कम से कम 72 घंटे की, क्योंकि तीनों का रेफरेंस वो जो होता है वो अलग अलग होता है। टर्सरी जो रेफरेंस पॉइंट होता है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होता है। और प्राइमरी वाले का जो होता है वो सर्वे ऑफ इंडिया का जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स उससे होता है। तो एक्यूरेसी के लिए रीडिंग का लेवल अलग अलग होता है, जिसको कि जितनी अच्छी तरह से समझेंगे। और आप चूंकि आप सारे लोग जो हैं एज एएसओ आपको वर्क करना है, आपको टीम लीडर के रूप में काम करना है, तो आपको आपकी जानकारी ही आपके नियंत्रण को प्रभावशाली बना सकेगी। आपकी जानकारी जितनी अधिक होगी आपका नियंत्रण उतना ही अच्छा होगा। यह बात हमेशा याद रखेंगे और ये आप नहीं सोचेंगे कभी भी ये अमीन का काम है, ये कानून को। जिसके काम के बारे में जितनी अधिक जानकारी आपको होगी उसके काम को उतने बेहतर तरीके से आप चेक कर सकेंगे। आपको अपने दायित्व को अच्छी तरह समझना है कि हमारा दायित्व क्या है। आपका दायित्व दो तरीके का है। एक तो क्या है कि आपको टीम लीडर के रूप में सारे काम को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद अपने कार्यों का निष्पादन करना है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम एज ए सिर्फ सुनवाई का काम करिए और सुनवाई करके हम चलते बने और बाकी कामों के बारे में हम नहीं जानते हैं। ये नहीं हो सकता है। आप अगर एक जगह सुनवाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको दूसरे अमीन के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको भी देखना है। कानूनों के द्वारा जो काम किया जा रहा है आपको अपनी नजर हर तरफ खुली रखनी है और हर तरफ आपको अपना नियंत्रण अपनी दृष्टि बनाए रखनी है, ताकि आपके नियंत्रण में जो भी काम हो उसका रिजल्ट सही आए। इस काम का जो परिणाम होगा वो बहुत ही दूरगामी होगा और बहुत ही अस्थायी प्रकृति का होगा, जिसमें कि किसी भी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। आप किसी के प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाने जा रहे हैं, आप किसी की प्रॉपर्टी के संबंध में आप रिकॉर्ड बना रहे हैं जो कि उसके डायरेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट को प्रभावित करेगा। अगर आपने किसी की जमीन को गलती कर, चाहे वो व्यक्ति हो या सरकार हो, अगर आपने सरकार के जमीन का भी गलत आपने एंट्री की तो सरकार आपके नजर में आप दोषी होगा। अगर रैयत के जमीन के गलत एंट्री हुई तो रैयत के नजर में आप होगा। तो आपको दोनों को देखना है कि सरकार
कि प्रतिनिधि के रूप में आपके सरकार के जमीन का भी बचाव करना है और दूसरी तरफ रैयतों के इंटरेस्ट को भी देखना है। आप केवल जो है ये सोच करके कि रैयत सही है और सरकार का जो प्रतिनिधि वहां है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो वहाँ अंचल अधिकारी है जो सारे सरकारी जमीन का कस्टोडियन के रूप में वर्क करता है, जिसके पास सारे सरकारी जमीन का मैक्सिमम जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड होगा, जो भी चीज होगी वो उनके पास, उसी के पास अवेलेबल होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई रेवेन्यू के साइड से आपको जरूरत होगी किसी भी कागज की कुछ, तो उसी के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगी। और हो सकता है कि कुछ मामलों में आपको डायरेक्ट प्राप्त हो, उसको नहीं जानकारी, लेकिन उसको जानकारी जरूर रहती है। उसके पास हर एक जमीन की हर एक चीज की जानकारी अवश्य होती है, भले उसका डिटेल नहीं हो। आपको भूदान के केस में, भूअर्जन के केस में, भूदान कार्यालय में या भूअर्जन के कार्यालय में आपको विस्तृत जानकारी भले मिल जाएगी, लेकिन सीओ को जरूर मालूम होगा कि हाँ ये सब जमीन जो है हमारे यहाँ की अर्जित जमीन है, क्योंकि उसके द्वारा उसका रसीद काटा जाता है, उसके यहाँ उसकी जमाबंदी पंजी है, उसके द्वारा उसके कर्मचारी दिन रात फील्ड में जा रहे हैं, उसको एक जमीन का हिसाब मालूम है कि हमारे कौन सी जमीन उसके द्वारा गवर्नमेंट को जमीन दी जाती है फॉर डिफरेंट पर्पज। गवर्नमेंट किसी भी काम को करने के लिए, किसी ऑफिस को बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए जब जमीन खोजती है सरकारी जमीन, सबसे पहले कहाँ से रिपोर्ट लेती है? सीओ के यहाँ से रिपोर्ट लेती है। तो सीओ को तो ये मालूम है कि हमारी कौन सी जमीन कहाँ पर है। वो एक बार से पूरी जमीन का मालिक है, उसको सारी जमीन का हिसाब मालूम होना जरूरी होता है। और वो अगर नहीं मालूम है तो वो सीओ से अपने कर्मचारी से स्पॉट इंक्वायरी करवा करके आपको बता देगा कि उस जमीन की हिस्ट्री क्या है। आप जब भी किसी जमीन को, जो रैयत आपको जमीन कागज देता है, जो कोई भी केवाला होता है, आपने कभी अगर केवाला डीड देखी होगी तो आप ध्यान देंगे हर डीड में हर जमीन की कहानी लिखी रहती है कि जमीन का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। केवल ये नहीं रहता है कि इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से खरीदी जमीन, केवल ये नहीं रहता है जिस व्यक्ति से खरीदी उस व्यक्ति के पास ये जमीन कहाँ से आई इसका भी वर्णन रहता है। 80% 90% जरूर रहता है और उसमें ये लिखा रहता है कि इस जमीन का मूल स्रोत क्या था, कहाँ से बंटवारे से उसको मिली, उसको सरकार से बंदोबस्त में मिली या क्रय से मिली, कैसे मिली, ये जरूर रहता है। तो उसके आधार पर आदमी उसका डिसाइड करता है। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं चाहूंगा कि 10 मिनट आप लोग कुछ क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो कृपया करके हाथ उठाएंगे, और कुछ क्वेश्चन है तो मैं समझता हूं कि इससे आप लोगों को काफी रिफ्रेश हुआ होगा आज के क्लास से, और इस तरीके से हम लोग चाहेंगे कि बीच बीच में रिफ्रेश करते रहें पिछले चीजों को। हाँ, आप क्या कॉल करें, 10 मिनट बाकी है। जिनका वीडियो नहीं आ रहा है वो लोग अपने आप को वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। अगर वीडियो के साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हम अब्सेंट ही मानेंगे उनको। हर्षित जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो भी नहीं आ रहा है, कीजिएगा था ना। अगर आपका वीडियो आ रहा है तभी हम आपको प्रेजेंट मान सकेंगे, अन्यथा हम आपको प्रेजेंट मानने की स्थिति में नहीं होंगे। आप लोग हाथ उठाएं जिसको जो सवाल करना हो। कोई एनी क्वेश्चन? हाँ, पूजा जी बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ पूजा जी बोलिए। फाइनल पब्लिकेशन के बाद जो कोर्ट का रूल था जहां से डी नोटिफाइड किया जाता है, हाँ, उस प्रोसेस को एक बार फिर से बता दीजिएगा। डी नोटिफाइड का प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होता है। डी नोटिफिकेशन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। डी नोटिफिकेशन तब होता है जब पूरा सर्वे का प्रोसेस पूरा हो जाता है। मतलब कि फाइनल पब्लिकेशन 20, 21, 22 पूरी प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है और जब ये सर्टिफिकेट बंदोबस्त पदाधिकारी दे देता है राज्य सरकार को, तब राज्य सरकार उसको डी नोटिफाई करती है। ये एएसओ के द्वारा भेजा जाता इसमें है नहीं, इसमें एएसओ की भूमिका कहीं नहीं है। आपका रोल प्रपत्र 20 के बाद खत्म हो जाता है। आपको मदद भले आपसे ली जाएगी, लेकिन आप उस लीगल प्रोसेस में कहीं पर भी नहीं हैं। आपके द्वारा रिपोर्ट लिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। आप उस प्रोसेस में कहीं भी डिसिसिव लेवल पर या काम करने के उसमें नहीं है। प्रपत्र 20 के बाद आप देखे होंगे कि 20 के बाद कोई भी जो कार्रवाई होती है उसमें
कहीं भी एएसओ का कहीं कोई साइन नहीं होता है। आपसे रिकॉर्ड मांगे जाएंगे, आपसे रिपोर्ट दिया जा सकता है, साहब ये आपने कैसे किया, या कैसे कैसे हुआ, ये कागज लाइए, वो कागज लाइए, लेकिन आपके द्वारा उस कार्रवाई में आप कहीं शामिल नहीं हैं। चाहे वो प्रपत्र 20 के बाद की प्रक्रिया हो, चाहे वो डिनोटिफिकेशन के बाद, उसमें आप कहीं नहीं है। उसके बाद वो सेटलमेंट अफसर की चीज हो जाती है। फाइनल पब्लिकेशन हो गया, इट मींस कि इट इज द एसेट ऑफ सेटलमेंट अफसर। अब वो सेटलमेंट अफसर उसको प्रकाशित करे, या उस पर आपत्ति ले, या उस पर आपत्ति का निष्पादन करके उसका फाइनल पब्लिकेशन कराए, डिनोटिफाइड कराए, आपने अपना काम कर दिया। ओके नेक्स्ट। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मल्टीपर्पज यूज लैंड के लिए रेंट क्या होगा? नहीं मल्टीपर्पज नहीं है। देखिए इसमें जो आपके लगान निर्धारण में जो डिफाइन किया हुआ है, बस उसी हिसाब से आपको लेना है। उसमें आपको अपने तरफ से कोई वो नहीं लगाना है। किसी भूमि पे अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाओ तो? रेजिडेंशियल तो बासगित भूमि हुआ ना, बासगित की भूमि वही तो हुआ ना। बासगित मतलब कि हाउस होल्ड लैंड जो है, जिस पर जमीन या मकान, मान लिया कि आधा हिस्सा मकान बना हुआ है, आधा में बाउंड्री किया हुआ है, तो वो आवासीय में ही गिना जाएगा। ओके सर। ओके नेक्स्ट। और एनी क्वेश्चन? हाँ बोलिए मयंक। हाँ बोलिए, एक एक करके कीजिए ना। हाँ रिचा जी बोलिए। सर अगर रैयत को मानचित्र चाहिए तो वो डाक के द्वारा कैसे पा सकता है? डाक के द्वारा अभी जो पुराना सर्वे का जो मानचित्र वाला बात है, उस पर अभी काम चल रहा है। वो जो अभी तो आपका नया जब बनेगा उसके बाद उसको वो मिलेगा, क्योंकि अब सॉफ्ट कॉपी उसकी तैयार हो रही है, कंप्यूटर से निकलना है। और अभी जो पुराने सर्वे वाला जो मैप जो मिल रहा है 150 रुपए में, उसके प्रोसेसिंग, उसके लिए कार्रवाई चल रही है कि कैसे लोग डिमांड करेंगे, पैसा जमा करेंगे, और यहाँ से बाई पोस्ट जैसे कुरियर से जाता है वैसे चला जाएगा। तो अभी वो फिक्स नहीं हुआ है? नहीं अभी नहीं हुआ, प्रोसेस अभी फिक्स नहीं हुआ है। अभी प्रोसेस पर काम चल रहा है, 1-2 महीने के अंदर में वो चालू कर दिया जाएगा। कैसे अमेजन से आप मंगाते हैं, ऑनलाइन कुरियर से मंगाते हैं सामान, जस्ट उसी टाइप की प्रक्रिया है कि आप पैसा दें और मैप जो है आपको पहुंच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। चलिए हाँ बोलिए मयंक जी। तो पत्र 19 में जो बोल रहे थे कि पुराना और नया जो मिला हुआ रहता है उसके बारे में। हाँ पुराना, उसमें जो कॉलम्स बने हुए हैं उसको आप देखिएगा, उसमें लिखा रहता है पुराना खिस्सा नंबर, नया खिस्सा नंबर, पुराना खाता नंबर, नया खाता नंबर, पुराना रकबा, नया रकबा। तो ये जो नया वाला तो आया प्रपत्र 6 से, पुराना वाला कहाँ से आया? पुराना वाला आया प्रपत्र 5 से। हाँ इसलिए हम लोग 6 की एंट्री कराते हैं कि 5 में जो एंट्री हो गई वो दोनों मिलाकर के प्रपत्र 19 में आपका चला आएगा। और जो आपको नहीं मिलने वाली चीज है, जैसे चौहद्दी के बारे में हमने आपको बोला, चौहद्दी को यहाँ भी वैकल्पिक कर दिया गया है, वहां भी वैकल्पिक कर दिया गया है कि नहीं भी मिलेगा तो आपको आगे बढ़ जाना है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट हो गया सर 6। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट 6 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके आधार जो अगर सही बना और जिसमें अगर आपने कोई गलती नहीं की, जितनी कम गलतियां आप प्रपत्र 6 में करेंगे उतना ही कम आपको आगे प्रॉब्लम कम झेलना पड़ेगा। जी सर। हाँ नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके भवेश जी। हाँ भवेश जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा था, जैसे आपने बताया कि 3 बार सुनवाई की प्रक्रिया होती है, आरओआर, ड्राफ्ट पब्लिकेशन, मतलब सर्वे से लेकर ड्राफ्ट पब्लिकेशन लास्ट तक। तो इसमें फाइनल पब्लिकेशन, हाँ फाइनल पब्लिकेशन के बाद तक, जिसमें कि लास्ट में 90 दिन का वक्त मिलता है रैयत को और शुरू में 30 दिन का वक्त मिलता है एएसओ को। तो इसमें डिस्क्रीट पावर एएसओ का क्या है? इस सर्वे कैंप में एएसओ का डिस्क्रीट पावर क्या है? डिस्क्रीट पावर यही है कि इंडिविजुअल को जो आप जो इंडिविजुअल के नाम से जो खाता खोल रहे हैं, तो कागज के आधार पर जो आप डिसाइड कर रहे हैं कि खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, यही सबसे बड़ा पावर है ना। आपको कागज के आधार पर ही उसका खाता खोलना है, आपको सुनवाई, आपको उसके ऑब्जेक्शन को ओमिट करना है। जो भी आपका ऑब्जेक्शन दिया गया उसके आधार पर सुनवाई करते हुए ये फैसला लेना है कि उसके द्वारा आपत्ति में जो दिया गया है उसके अनुसार क्या होगा। ये आपके तो वो तो सर
तो वो तो सर प्राइवेट जो जमीन है उसका तो कानूनगो लेवल पे ही नहीं, वो तो निपटारा हो जा रहा कानूनों पर होगा ना, लेकिन उसके बाद जी। जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद आपत्ति आएगी तो फिर आपके लेवल पर सुना जाएगा ना। अच्छा, और दूसरा चीज सर, जैसे कि इसमें जब यदा कदा अगर एएसओ अवेलेबल उस समय नहीं है उस कैंप में, किसी का हाँ। काम है, कहीं गया है, कहीं छुट्टी, उस समय कौन करता है? नहीं तो उस समय तो जब तक दूसरे को ऑथराइज नहीं किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कौन ऑथराइज करता है सर? देखिए इस तरीके के बहुत शॉर्ट पदाधिकारी को? पीरियड, देखिए बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तब ऐसा नहीं है कि दूसरे के द्वारा किया जाएगा। जब तक वो एक लॉन्ग पीरियड नहीं होगा तब तक दूसरे के द्वारा नहीं किया जाएगा। 1-2 दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए दूसरे को तो नहीं ऑथराइज किया जा सकता है, क्योंकि सुनवाई एक बार जब शुरू की जाएगी तो उसके द्वारा कुछ यही रहेगी कि उसी के द्वारा पूरी की जाए। किसी को शॉर्ट पीरियड का के आधार पर किसी को भी चेंज नहीं किया जाता है। और सर आपने एक बुकलेट मैनुअल में लिखा है कि जो भी प्रचार प्रसार करते हैं प्री सर्वे एक्टिविटी में, उसमें हाँ, हाँ, 25% जो है चार्ज ऑफिसर भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको इनविटेशन देना होता है या खुद ही वो नहीं नहीं पार्टिसिपेट नहीं, करते हैं? 25% वाली बात नहीं है। 25% कहाँ प्रचार करते हैं, समझे नहीं हम उस बात को। उसमें लिखा है आम सभा में, हाँ, आम आम सभा सभा जो जैसे आप कि मान आयोजित लिया कर कि रहे देखिए, हैं। आम सभा में कहने का मतलब यह है कि मान लिया कि हम क्या 40 कैंप हैं, 40 गांव में किया जाना है। 40 गांव में कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई कम से कम 10 का जो है 10 कैंप में जो है चार्ज अफसर आ जाएं, मतलब 25% में आ जाएं। देखिए ये सारी चीजें इसलिए दी जाती हैं कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो। चार्ज अफसर को आपको 1% का किस्तवार में चेकिंग की जानी है, लेकिन अगर उनके द्वारा नहीं किया गया 1% का चेकिंग तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि काम रुक जाएगा। ये उनको तो सर हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबसे हमें रेगुलर कम्युनिकेशन सबसे करना है, आपको correspondence। आपको आपको सूचना दे दी नहीं है चार्ज अफसर को कि हाँ साहब ये ग्राम सभा इसी तारीख को यहाँ। जैसे ही आप प्रोग्राम निकालेंगे ग्राम सभा का, किस तारीख को यहाँ, इस तारीख को यहाँ, तो उसकी सबकी कॉपी तो आप देंगे चार्ज अफसर को ना। आप जी। एक कॉपी देंगे। आप अपने शिविर में, मान लिया कि आपके शिविर में 20 गांव हैं, 20 गांव जी। की ग्राम सभा की आपने डेट निर्धारित कर दी, इस डेट में इसको, इस डेट में ये, इस डेट में ये होगा, इसमें ये लोग प्रेजेंट रहेंगे, तो उसकी जो कॉपी बनाएंगे तो वो चार्ज अफसर को आप कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है सर। और एक मैप के लिए सर बताया गया था हम लोग को ट्रेनिंग में कि हमारे शिविर से भी वो मैप उपलब्ध ले सकता है। शिविर से मैप मिलेगा, बीच के प्रोसेस में पैसा दे करके मिलेगा, वो आपके एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको कोई चार्ज दे करके वो ले सकता है मैप। उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हमारे ऑफिस में हमें रखनी है उस नहीं पैसे नहीं, की। वो मैप एजेंसी के थ्रू देने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि आपके पास प्लॉटर नहीं उपलब्ध रहेगा। प्लॉटर तो उपलब्ध रहेगा एजेंसी के पास, एरिया सर्वे एजेंसी। आपके पास कोई मैप निकालने का कोई प्लॉटर तो है नहीं, एजेंसी तो आपको बना करके मैप एजेंसी दे रही है। मैप तो आप पैसा और आवेदन हमें देगा सर, वही हाँ, तो आपको देगा, और आप उसके आधार पर आप एजेंसी से जो है उसको लाइजनिंग करा करके दिलवाएंगे। तो फिर ये इस पैसे की अकाउंटेबिलिटी हमारे ऑफिस में ही किसी खाते में होगी ना? हाँ, आपके खाते में होगी, एजेंसी को जाएगा, एजेंसी को जो कॉस्ट दिया जाना है उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ बोलिए भाग्यनारायण। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, प्रपत्र 8 और प्रपत्र 14 में जो आपत्ति आएगा, हाँ हाँ, प्रपत्र 14 का जो 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 ये होगा, सुनवाई करेगा, वो तो एएसओ के द्वारा किया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और प्रपत्र 8 का सुनवाई किसके द्वारा किया 8 में जाएगा? वही बताया ना, गृहस्थी जमीन का कानून को, और उसका जो है सरकारी सरकारी जमीन का एएसओ। हाँ एएसओ। और प्रपत्र 21 में जो आएगा वो कम से कम डीसीएलआर लेवल का होना चाहिए। हाँ, कम से कम डीसीएलआर वो ऑथराइज किया जाएगा बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। हाँ बोलिए अमित त्रिपाठी जी। सर मेरा प्रश्न भू अर्जन से है सर। हाँ बोलिए। भू अर्जन में जो अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद सर, ठीक है, उससे रैयती का अधिकार खत्म हो जाता है सर, रैयत का अधिकार खत्म हो जाता है। तो अगर सर हम लोग आर जो बनाएंगे, अगर रैयत जब उसमें भू अर्जन की अधिसूचना जारी होने के बाद अगर केस कर दिया हुआ है, तो फिर अंडर प्रोसेस में केस कर दिया हुआ है, तो फिर आर किसके नाम से बनाएंगे उस खेत का प्लॉट? नहीं देखिए, केस करने के बाद स्थिति दूसरी हो जाती है। इस केस करने के बाद आप अभिव्यक्ति कॉलम में आप केस दर्ज लिख सकते हैं, और नहीं तो इसके बारे में आप भू अर्जन कार्यालय से एक रिपोर्ट ले सकते हैं कि इसकी अद्यतन स्थिति क्या है, केस की अद्यतन स्थिति क्या है, या इसमें अगर कोर्ट के द्वारा स्टे दिया हुआ है
तो उसके बिहाफ में आप काम करेंगे, या रिमार्क्स कॉलम में लिखेंगे, केस के बारे में लिखेंगे। जहां पर आपको लगता है कि ये केस से प्रभावित, केस बीच में है और कोर्ट के द्वारा रोक लगाई हुई है, वहां पर आप अपना डिसीजन ओवरलैप नहीं करेंगे। सर ओके, जी, दूसरा प्रश्न ये है सर कि सतत लीज और भू अर्जन, ठीक है, जैसे कल सर एक पढ़ा रहे थे कि सतत लीज भी का टाइम जो होता है अनलिमिटेड होता है, ठीक है, तो फिर हम भू अर्जन की क्या आवश्यकता है जब सतत लीज इजी होता है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। भू अर्जन जो किया जाता है उसमें वो और ये सतत लीज दोनों अलग अलग प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भू अर्जन में जमीन जो है पर्पज के हिसाब से अर्जित की जाती है, डिफरेंट पर्पज के लिए अलग अलग अर्जित की जाती है और उसमें कंपनसेशन फिक्स किया जाता है, जबकि सतत लीज का प्रोसेस अलग होता है। ये बाद में हुआ है, भू अर्जन पहले से चला आ रहा है। जी, थैंक यू। लीज में जमीन अगर जरूरत खत्म हो गई तो बीच में जमीन वापस की जा सकती है, लेकिन भू अर्जन में नहीं हो सकता। भू अर्जन में अगर जमीन का पर्पज नहीं भी सॉल्व हुआ, उसको कॉम्पेंसेशन मिल गया, तो जमीन वापस वहां पर नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, सुजीत कुमार। ये था सर कि जो तो उसको आके रिमूव करने का तो कोई प्रक्रिया होगा सर उसमें? क्या चीज? किसके? जैसे कि सर आप बताएं कि सर जैसे कि 100 एकड़ जमीन है, आ गया उसमें 102 एकड़ आ गया सर, तो जो 2 एकड़ तो जमीन है सर, तो उसका हम लोग क्या करते? नहीं, करते कुछ नहीं है। आपके द्वारा 102 एकड़ का ही मैप बनाया जाएगा। आपके द्वारा जो भी मैप बनाया गया और पहले का 100 एकड़ का था गांव का रकबा, आपके द्वारा 102 एकड़ आ गया, तो वो 102 ही माना जाए। ये अपडेशन और करेक्शन जो हुआ, इसी का नाम हुआ कि आपके द्वारा जो बनाया गया उसके हिसाब से अभी गांव का रकबा 102 है। तो सर उसमें जैसे कि जो एरर जो आया, एरर को दूर कर, देखिए एरर जो आपको जो मिला सत्यापन के क्रम में, उसको दूर करने के बाद ही वो आपको 102 हो पाया, क्योंकि आपके द्वारा एरर दूर किया गया। और नए में जो हुआ वो 102 हो गया, पुराने में 100 था। हो सकता है कि वो 98 भी हो जाए। बिल्कुल 5% के अंदर सरकार एरर है तो आप उसको मान लेंगे कि वो सही है, नहीं तो अगर हाँ बोलिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि अभी जैसे कि आप बतलाए हैं कि सतत लीज का जब सर जो निर्धारण जब समाप्त हो जाता है सर, तो पुनः रैयत को वापस हो जाता है। अभी सर जैसे आप है सर, तो जैसे जब दाखिल खारिज हो जाता है सर, तो जिन्होंने सतत लिया उसके नाम पे दाखिल खारिज सर हो जाता है। तो देखिए दाखिल खारिज में जो रसीद कटती है, डिमांड जो क्रिएट होता है, डिमांड ऐसी चीज नहीं है जो खत्म नहीं हो सकती है। डिमांड कैंसिलेशन भी होता है। अगर कोई डिमांड कैंसिलेशन की प्रक्रिया अलग से होती है और सतत लीज की प्रक्रिया अलग है, ठीक है। डिमांड किसी के नाम से अगर कोई गलत डिमांड चल रही है, कोई सरकारी जमीन आपके पास कोई आता है कागज लेकर के और रसीद लेकर के आता है, आप जानते हैं कि ये पूरी तरह से सरकारी जमीन है, अंचल अधिकारी के द्वारा भी रिपोर्ट किया गया कि ये सरकारी जमीन है, इसका खाता नहीं खुलना है, तो वैसी स्थिति में आप सीओ को रिपोर्ट करेंगे तो सीओ हो सकता है कि अपने लेवल पर उसकी कैंसिलेशन की कार्रवाई शुरू कर दे, उसके डिमांड की कैंसिलेशन की कार्रवाई शुरू कर देगा। तो डिमांड जो होता है वो जमाबंदी पंजी में जो होता है वो जस्ट डिमांड होता है। उसके दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है, वो डिमांड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है कि रेंट कलेक्शन है कि हम आपसे नहीं ले रहे हैं, हम आपसे ले रहे हैं। वो कोई वो नहीं, टाइटल डिसाइड नहीं करता है और वो कैंसिलेशन भी होता है। दाखिल खारिज तो सर टाइटल के कारण ही सर चेंज होता है। नहीं, टाइटल डिसाइड नहीं करता है। दाखिल खारिज जो होता है वो टाइटल डिसाइड नहीं करता है, ये बात हम हमेशा जान लीजिए। दाखिल खारिज रिसीट के आधार पर टाइटल नहीं माना जा सकता है। कोर्ट इसको टाइटल नहीं मानता है कि आपने दाखिल खारिज करा लिया तो हमारा टाइटल हो गया उस पर। समझ गए? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। और आज की क्लास खत्म की जाती है। धन्यवाद।